देवभूमि की बेटियां जब भी कुछ शानदार मुकाम हासिल करती हैं, वो पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात होती है। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं, उनका नाम है अनुप्रिया राय, और लोहाघाट के गांव से निकलकर उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में पीसीएस निकाल लिया और उसके ठीक 8 महीने बाद यूपीएससी क्रैक कर लिया। अनुप्रिया मेरे साथ लोहाघाट से जुड़ रही हैं और उनका बड़ा शानदार स्वागत किया गया था। लेकिन इससे पहले अनुप्रिया से मैं बात करूं, मैं देश दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे ही मेरी देवभूमि को, उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहते। आप देखिए, जब पूरे देश में कोहरे और पोल्यूशन की मार पड़ी हुई है, आप अगर उस फ्रेम में देखेंगे, भगवान सूर्य देवता की किरणें भी दिखेंगी, साफ सुथरा आसमान भी दिखेगा, साफ सुथरी हवा भी दिखेगी। यही उत्तराखंड की यूएसपी है। बहुत धन्यवाद अनुप्रिया, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। बहुत बधाई आपको, और पूरे उत्तराखंड की ओर से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और जाहिर है, जब आप अपने गांव में आई, वो बड़ा भावुक पल था। मैं उन विजुअल्स को देख रहा था। जरा उस मोमेंट के बारे में बताइए, फिर मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों से जुड़ने का। और मेरे ऊपर बड़ी भगवान की कृपा रही, मेरे बड़ों का आशीर्वाद रहा कि मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। और इस मोमेंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में कि किन शब्दों में मैं इसको बयां करूं, क्योंकि हमेशा से आपके बस आप सोचते हैं कि आप कुछ इस तरह का करेंगे। जब तक आप उसको हासिल नहीं करते हैं तब तक लगता है कि कभी ऐसा होगा कि नहीं होगा, या कहीं हमारी मेहनत जितना हम कर रहे हैं ये कभी काम आएगी। तो आज भगवान ने मुझे मौका दिया है, और जितना मैं खुश हूं उससे कई ज्यादा मेरे परिवार और मेरे क्षेत्र के लोग इससे खुश हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस अनुभूति को मैं बयां नहीं कर सकती शब्दों में। बिल्कुल, वो जो वीडियोस में देख रहा था, वो प्यार, वो गांव के लोगों का आशीर्वाद, वो अपनापन, वो खुशी, वो देखते ही बन रही थी। अब थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, हम इस संसार में जो भी करते हैं वो ईश्वर की कृपा से ही संभव हो पाता है। ये जर्नी कैसी रही? मतलब कब आपके मन में आया कि आपको पीसीएस क्रैक करना है, आईएएस यूपीएससी क्रैक करना है? कब आपके मन में आ गया था ये? सो मैं बात करूं तो ये काफी मैं यंग एज से मेरे पेरेंट्स बस बोलते रहते थे कि डीएम बनना है, डीएम बनना है। तब शायद हमें मतलब भी नहीं पता था। तो बस हमारे ये दिमाग में था कि शायद कोई जीके वगैरह पढ़ते हैं और उससे डीएम बन जाते हैं। तो हम लोग बस एक जीके की रफ कॉपी बनाकर रखते थे, और उस पे जीके के थोड़े बहुत हाइलाइट्स जो भी है, हमें सिलेबस का कुछ पता नहीं था, क्या क्वेश्चंस होते हैं उसका कुछ पता नहीं था। बस जस्ट कि ये करना है ये सोच के हम कुछ कुछ चीजें नोट करते रहते थे। और जब ग्रेजुएशन मेरा हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी शुरू करी। और इसकी तैयारी करने के लिए मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ना जाकर मैं घर वापस आ गई थी सून आफ्टर मेरी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद। मैंने सिलेबस निकाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाले, और अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड रखने के लिए मैंने कुछ थॉट्स वगैरह अपने रूम में लगाए हुए थे। शुरू का समय ऐसा था कि मुझे लगता था केवल तैयारी ही करनी है और किसी चीज में अपना ध्यान नहीं लगाना है, या आप दोस्तों से बात नहीं करनी, बस पढ़ाई में ही फोकस रखना है। लेकिन ये जर्नी इतनी लंबी होती है कि आप बिल्कुल सोशल, या बिल्कुल अपने आप को लोगों से दूर रहकर, या जो भी आपको पसंद है वो चीजें ना कर कर उस वैसा आप बहुत लंबा आप नहीं चला सकते हैं। तो मेरी भी जर्नी 2019 से मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो आईएएस और पीसीएस की। तो मैंने यूपीएससी का मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो इसके लिए मैंने काफी, फिर मैं पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजें भी करने लग गई, जैसे टेबल टेनिस मेरी अच्छी हॉबी है, और दोस्तों के साथ बात करना, कहीं बाहर घूमने जाना। तो ये साइमल्टेनियसली मैंने सारी चीजें करी। और मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जामिया आरसीए के रूप में, जहाँ बहुत सारे बच्चे मिलकर तैयारी करते हैं और ग्रुप स्टडीज करते हैं यूपीएससी के लिए। जी। तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, और उसका मैं उसको बहुत ज्यादा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन समझती हूँ। तो जब माँ बाप कहते थे डीएम बनना है, अब जब नतीजे सामने आ गए, अब उनका क्या रिएक्शन है? सब बहुत खुश है, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा खुशी उनके चेहरे पर आपको दिखेगी। हाँ, मैं ये उनसे उनके जब लिए बात कर कितना रहा था, प्राउड आपके मोमेंट है। पिताजी से मैं जब बात कर रहा था, वो बहुत खुश थे। जी। और जाहिर है ये खुश होने की बात है, क्योंकि आपके साथ साथ वो ड्रीम उन्होंने भी जिया। न जाने आपके पीछे कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। तो बड़ा मोटिवेटर कौन था, आपकी मदर या आपके फादर? सो बेसिकली मोटिवेट तो दोनों ने ही बहुत ज्यादा किया है, पर मेरे फादर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में। उन्होंने, चाहे कोई भी कैसी भी परेशानी में मैं हूँ, वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे। मेरी मदर भी काफी स्ट्रांग है। और मैं जब पहली बार मैं काफी यंग एज में हॉस्टल चले गई थी। मैंने, जब मैं केवल 10 साल की थी तो मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत भेज दिया गया था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पढ़ाई के लिए और कोई अच्छे स्कूल्स नहीं थे। तो मैं काफी रोती थी कि मुझे वापस घर ले जाइए, तो मेरी मम्मी ने वो स्टैंड लिया कि नहीं, इसको पढ़ाना है वहाँ। और उस स्ट्रॉन्ग स्टैंड की वजह से मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्लेटफॉर्म मिला, उसी को आगे लेते हुए वहां से जो मोटिवेशन मैंने गेन किया, तो उसी से मैं समझती हूँ उसका बहुत बड़ा रोल रहा। तो दोनों ही पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में। बट बिकॉज आने वाले उसके समय। साथ ही साथ मेरे हाँ। भैया का ओके। मैं बताऊंगी। मेरे भैया बहुत ही सपोर्टिंग रहे हैं। तो चाहे मैं, जैसे काफी बार ऐसा होता था कि तैयारी के दौरान ऐसा लगता था कि अब और नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे वो मुझे काफी मोटिवेट करते थे। तो अच्छा हुआ आपने अपने भाई का जिक्र कर लिया, वरना इंटरव्यू देखने के बाद वो आपसे कहता तुमने मेरा जिक्र ही नहीं किया, जबकि मैंने इतनी सारी मदद की है। एनीवे, नहीं, बिकॉज उनका अभी। जिक्र मैं नहीं भूल सकती हूँ सर, उनका बिल्कुल। बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है, अभी भी आप एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। मैं मानता हूं कि ये जो जी पद है, जैसा कि आपने कहा, ये ईश्वर की कृपा से मिलता है, और ये दूसरों की जिंदगी को जी ट्रांसफॉर्म करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप मानती जी हैं सर। कि जिस पथ पे अब आप जाने वाली हैं, वो एक बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी तब पूरी होगी जब दूसरों के चेहरों पे आप मुस्कान लेके आएंगी। बिल्कुल सर, ये एक भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि किस तरीके से मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि चाहे बहुत बड़ी अप्रोच वाले लोगों का काम हो पाए या ना हो पाए, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको कहीं मौका नहीं मिलता, कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती, मैं उन पर अपना ज्यादा ध्यान दूं। और कोई भी अगर मेरे पास किसी भी तरह की मदद लेने आए और जो जेन्युइन हो, मैं उसको कभी बिल्कुल चाहूंगी कि मैं उसको अपना बियॉन्ड द ड्यूटी जाकर उसकी हेल्प करूं। तो जिम्मेदारी मैं समझती हूँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये मुझे मौका मिला है कि मैं देश को अपने किसी इस तरीके से सर्व कर सकूं। मैंने लंबा समय बिताया है पार्लियामेंट में भी, जर्नलिज्म में भी, और मैंने नज़दीक से ब्यूरोक्रेसी को भी देखा है उत्तराखंड की। जो नए लोग आ रहे हैं, जी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बट वो जो विनम्रता का भाव है, जो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने का भाव है कि मैं आपके ही बीच का हूँ, वो मैं कहीं मिसिंग देखता हूँ। बिकॉज हमारे अंदर एक ये भाव आ जाता है कि मैं इस पथ पे आ गया हूँ तो बाकी सब लोग मेरे इर्द गिर्द भी नहीं हैं। आपको लगता है कि इससे हमें बाहर निकलना होगा? ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये उन बाकी लोगों के लिए मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता जी, जनार्दन सर्वोपरि है, और आपको उनकी सेवा का बिल्कुल जिम्मा सर। मिला, इसलिए आपको मनसा वाचा कर्मणा से उनकी सेवा करनी है। बिल्कुल ये आप मानती हैं? सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ सर। और क्योंकि बहुत कम लोगों को, मैं जैसा मैंने पहले कहा, कि अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह की सेवा में आने के लिए। और हम पूरी जर्नी में हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग बहुत ही बेसिक चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको पब्लिक के करीब रहना होगा, उनकी बातें सुननी होंगी, समझनी होगी। और मुझे लगता है संस्कारों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अपने संस्कार नहीं भूलने हैं, कि आपको वही ह्यूमिलिटी और वही जो अपनापन है वो बनाए रखना है। क्योंकि जितना आप लोगों के नजदीक जाएंगे, उतना ही वो अपनी बात आपके पास रख पाएंगे और उनका समाधान हो पाएगा। मुझे लगता है जनता जनार्दन को बहुत ही सर्वोपरि रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहाघाट को आप मिस करती हैं? बिकॉज कितना खूबसूरत है, जहां आप खड़ी हैं मैं वहां आया हूं। वो तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत जगह है, अद्भुत जगह है। तो आपको लगता है कि बाकी दुनिया से हमारी देवभूमि बिल्कुल अलग है? सब बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि हमारी देवभूमि में बिल्कुल ताजी हवा है, ताजा पानी,
फल सब्जियां जो भी है एकदम ऑर्गेनिक। तो यहाँ का जनजीवन जो अब शहरीकरण होता जा रहा है, या बहुत सारी चीजें कि एंटीबायोटिक्स से या किसी केमिकल के यूज के थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन यहाँ इन सब चीजों से हमारा समाज बहुत, हमारी देवभूमि बहुत दूर है। यहाँ की शुद्ध हवा में जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं जरूर मैं छुट्टी लेकर या किसी भी तरह यहाँ आती हूँ, और बस ये फील करने के लिए कि यहाँ का नेचर को और यहाँ की शुद्ध वातावरण को। ओके। अनुप्रिया, देवभूमि डायलॉग ने एक मुहिम चलाई है। मैं अपने उत्तराखंडियों से कहता हूं कि इस देवभूमि में भगवान ने वो सब कुछ दिया है, प्रकृति और परमात्मा ने सब कुछ दिया है। बस ज़रूरत है हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का भाव लाने की। हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना होगा, छोटी छोटी नौकरियों के लिए पलायन करने से बचना होगा। आपका अनुभव क्या कहता है? सब मेरा, मुझे यही लगता है कि पहाड़ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हम अगर उस पोटेंशियल को पहचान लें, हमारे जो बहुत ही बेसिक हम लोगों को रोज के देखने वाली, रोजमर्रा जिंदगी में देखने वाली चीजें हैं, वो आने वाले टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही सीनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें होती हैं। तो यहाँ टूरिज्म का बहुत ज्यादा प्रमोशन हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपने कहा एंटरप्रेन्योरशिप। जो यहाँ के यूथ हैं, युवा, वो उनको पलायन ना करना पड़े और यहीं पे वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाएं। बस जरूरत है तो उनको इस बात के बारे में अवेयर करने की, उनको जागरूक करने की। और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारी फल सब्जियां जो होती हैं, उनकी भी प्रोसेसिंग करके, और क्योंकि वो सब ऑर्गेनिक है, तो कई उसमें उत्पाद बनाए जा सकते हैं और उनको सेल किया जा सकता है। यहाँ बहुत अच्छी हैंडलूम इंडस्ट्री भी है, और हथकरघा उद्योग जो है यहाँ पे, उसमें कई महिलाएं इन्वॉल्व हैं, तो इससे महिला सशक्तिकरण भी होगा, और यहाँ की जो ग्राम है वो भी विकसित होंगे। तो यहाँ जो एक घोस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट है कि पूरे गांव के गांव खाली हो जाया करते थे उत्तराखंड में, मुझे लगता है अगर हम इस तरह की जागरूकता लोगों के बीच पैदा करें, तो उससे हम इस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। एक मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और अनुप्रिया, अब आपके सामने भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं रखने जा रहा हूं कि आपको अपने लोहाघाट के आसपास की बेटियों को खूब सारा उनके अंदर मोटिवेशन भरना है, क्योंकि मैं चाहता हूं और बेटियां हमारे प्रदेश से आगे निकलें, और बहुत ज़रूरी है, आप उनके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले, आप ज़रूर हमारे, आप जानती हैं हमारे लिए पहाड़ में बहुत चैलेंजेस हैं, और आपकी मदर ने ज़रूर बिल्कुल आपके सर। उन चैलेंजेस के बारे में जिक्र किया होगा। आपकी दादी, आपकी आमा, आपके बुबू, उन्होंने कितने चैलेंजेस झेले होंगे। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सर। अनुप्रिया जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी पूरी करे, लेकिन साथ साथ देवभूमि की बेटियों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, उन्हें सही रास्ता किस तरह से दिखाया जाए, उसमें आप जैसे लोग एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारी देवभूमि दुनिया में नंबर 1 हो, खुशहाल हो, हर चेहरे में रौनक हो, हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ें, हम एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़बरदस्त काम करें। बट आप लोग सही मायने में बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं, जब भी आप आएँ बेटियों से जरूर मिले। एक आखिरी सवाल, माता जी ने क्या खिलाया जब जी आप लोहाघाट आई? उन्होंने क्या डिशेस आपके लिए प्रिपेयर की थी? सर, मेरी फेवरेट भांग की चटनी जो मुझे बड़ी पसंद है, डुबके, झोली भात। तो ये हम तो जब भी घर आते हैं हमारा यही डिमांड रहती है कि पहाड़ी खाना खिला दो, बाकी चीजें तो इधर उधर मिल जाएंगी, लेकिन पहाड़ी खाना, गौतानी, डुबके, चुड़कानी, ये सब खिला दीजिए। माता जी ने वही, जो बिल्कुल ये राई से बिल्कुल झर करने वाला रायता होता है वो बना दिया। तो पहाड़ी कई रायता चीजें हमारी यूएसपी है, पहाड़ी। पहाड़ी रायता, राई डाल के थोड़ा दिमाग भी झन्ना जाता है बिल्कुल उसे खा सर। के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी। अनुप्रिया, बहुत धन्यवाद। हम सब की शुभकामनाएं हैं, देवभूमि उत्तराखंड के हर हाँ नागरिक की जी। आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आपको जो हाँ जिम्मेदारी जी। मिली है उसकी पूरी ईमानदारी से आप उसका निर्वहन करना। हम सबको आप पे बड़ा प्राउड है कि आपने यहां से निकलकर एक मुकाम जी। हासिल किया है। और देवभूमि उत्तराखंड की जो बेटियां आज अनुप्रिया को सुन रही होंगी, वो अनुप्रिया, अगर एक संदेश मैं चाहता हूं हमारी बेटियों के लिए आप जरूर कहें, खासकर उत्तराखंड की बेटियों के लिए। बिल्कुल सर। सर, मैं उत्तराखंड की बेटियों के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप में बहुत ज्यादा शक्ति है। यहाँ उत्तराखंड की अगर हम इकोनॉमी देखें, अर्थव्यवस्था देखें, तो पूरी महिलाओं
महिला केंद्रित है। यहाँ सुबह सुबह महिलाएं उठ के खेतों में जाती हैं या जंगल में घास काटने जाती हैं। आप में इतनी शक्ति, आप पूरे घर चला रही हैं, तो आपको उसी शक्ति का प्रयोग करके, उसी शक्ति को सही डायरेक्शन में लगा के, आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हमसे बेहतर और कोई नहीं है। और कभी भी ये हीन भावना अपने मन में नहीं लानी है कि हम एक सुदूर क्षेत्र के हैं तो यहाँ से निकल कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है पहाड़ का एनवायरनमेंट तो ऐसा है कि यहाँ पढ़ाई में और मन लगता है, या जिस भी काम में आप अपना फोकस रखते हैं उसमें और मन लगता है। तो बस बेटियों के लिए यही संदेश है, और उनके माता पिता के लिए भी यही संदेश है कि जिस तरह मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे बहुत फोकस किया और मुझे हमेशा बढ़ावा दिया, उनके माता पिता से भी मैं यही गुहार करूंगी कि वो भी अपनी बेटियों को इस तरह पढ़ाएं और उनको मोटिवेट करते रहें। क्योंकि शादी या कुछ भी ये सब आगे हो ही जाता है, लेकिन जो एक करियर बनना होता है, अगर वो टाइमली बन जाए, तो जो महिला का आर्थिक सशक्तिकरण है वो हो जाए, तो बाकी बाकी पूरा पूरे पूरे तौर पे जो महिला सशक्तिकरण है उसको हम पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनुप्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने देखा देवभूमि की बेटी लोहाघाट से अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ रही थी 28th रैंक यूपीएससी में। और देखिए कितने सरल तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, दुनिया में किसी भी पद पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अपनी ज़मीन को नहीं भूलना, अपने संस्कारों को नहीं भूलना। हम सब यहाँ पर एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को आगे बुलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा उत्तराखंड बहुत खुशहाल होगा। और इसी उद्देश्य के साथ देवभूमि डायलॉग लगातार काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।